नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड गुड। यदि नीट के एग्जाम के बाद मैं आपको वेल एंड गुड बोल रहा हूं तो शायद आप नाराज हो सकते हैं कि सर हमारा फिजिक्स का पेपर खराब गया है और आप कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं। शायद इस वजह से ही मैं बहुत प्रॉपर तरीके से ये सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो सारी आंसर की आपने मैच कर ली। लेकिन क्या सच में ही पेपर ऐसा था, ये सोचने की जरूरत है। डेफिनेटली जिस लेवल का बना है, जो मार्केट में बातें चल रही है, उसके हिसाब से पेपर हम कह सकते हैं कि काफी टफ था। लेकिन पहले स्टार्टिंग में कुछ स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करूंगा। उन स्लाइड से आप अनुमान लगाइएगा कि क्या सच में ही जो पेपर था उसमें जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि डायमेंशन एनालिसिस का एक क्वेश्चन था, बहुत इजी। परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन था, क्या इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, दो जगह काम आएगा। ये आपका जो सबसे बड़ा डरावना क्वेश्चन था ना, उसका ये हिंट एंड सॉल्यूशन है, जो जिससे देखकर सारे बच्चे घबरा गए थे। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला जिससे हम इसी नीट के पेपर को सोल्व करने में काम में लेंगे। और मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं कि क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, सबको पता है। आपके इक्वल डिस्टेंस के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हम काम में लेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप, ये हम काम में लेंगे। और ये स्लाइड्स में आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप यहां से देख सके कि सिर्फ फॉर्मूला पता होने से काम नहीं चलता है। नीट और जेई जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन में अप्रोच और सोचना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी काम में आएगा ये स्लाइड में। साथ के साथ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये कॉन्सेप्ट भी काम में आएगा, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलिए। आगे चले तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये भी आपका काम आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। और ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हो, ये वो फॉर्मूले हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, मुझे पूरा भरोसा है। ये आपका जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें जो मैन स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट और जीरो एरर दे रखा था, ये भी आपका जो है इजीली आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहां पर आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट काम में लेना है। ये जो क्वेश्चन है, आप बहुत बार टॉर्क के कॉन्सेप्ट को काम में लिए होंगे। यहां आपके थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो काम में आने वाला है, बहुत इजी। लेंथी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन हाँ, अगेन आपका जो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 आप जानते हैं। या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले मैंने काम में भी लिया था, 2/5 mr², एक सॉलिड स्पेयर के लिए ये होता है, आप जानते हैं ये सारी चीजें। अब आगे वाली स्लाइड पर चलने से पहले ये देख लो, एक्सीलरेशन एज ए, जब आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ और पोजीशन दे रखी हो तो किस तरीके से आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था 2x² प्लस, सॉरी 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस x या ऐसा कुछ था, 2x² या जो भी आपका क्वेश्चन था, आगे आ जाएगा, मुझे एग्जैक्टली जो है फंक्शन याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कि आपका ये क्वेश्चन भी नीट में था, जिसको आप इसकी हेल्प से कर पाएंगे। साथ ही आप देखिएगा यहाँ पर कि यदि मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो ये आपके काम आएगी। चेंज इन जो आपका, यू कह दो कि ये नंबर ऑफ मोल्स है, वो कॉन्सेप्ट वहां काम आएगा, ये आप जानते ही हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है, इसको आपने बहुत जगह काम में लिया होगा भाई। डेफिनेटली यहाँ पर तो हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, और यहाँ पर जो है फोर्स बैलेंस आउट किया है। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपकी काम आएगी। ठीक है, अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये टाइम में क्यों ले रहा हूं आपका। ये टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आपको पता चले कि ये सारी चीजें आपके किसी भी कोचिंग से आप पढ़े हो, चाहे आप बोर्ड लेवल पे ही पढ़े हो, लेकिन आपके नोट्स में ये मेंशन्ड है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आप में से बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूले सीधे सीधे रटे हुए, मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपको रटे हुए। फोर्स
काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये जो फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में आपको शायद नहीं मिलेगा, और ये आपके एक अलग तरह का कह सकते हो, ये हटकर, लेकिन आपको सीधा फॉर्मूला यदि पता है, जो तैयारी करते हैं उन बच्चों को बहुत बार बहुत सारी चीजें डायरेक्ट पता होती है विदाउट सोर्स क्या है उसका, उसके राइट प्रैक्टिस जब हम क्वेश्चन की करते हैं तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता चल जाता है, डायरेक्ट मेथड से अपन कर सकते हैं। ये आपका केपलर्स लॉ, किसको नहीं पता भाई, चाहे जो नीट की तैयारी कर रहा है, बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहा है, स्कूल लेवल की तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, केपलर्स लॉ। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे देखो, फोटो करंट और इंटेंसिटी के साथ जो ग्राफ है, आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये सीधा सीधा आपके पूछा गया था, है ना। बच्चों ने पता नहीं क्यों गलत कर दिया उसको। ठीक है, एग्जाम प्रेशर ही एक ऐसी चीज है जो आपसे गलतियां करवाती है। हाँ, साथ के साथ ये फोटोन की जो वेवलेंथ है और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, ये इनका रेशियो आपको पूछा गया था बहुत इजीली। ये भी आप एग्जाम प्रेशर की वजह से गलत कर बैठे, है ना। चलिए आगे देखो, ये किसको नहीं पता भाई, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला किसको नहीं पता, लगभग सबको पता होता है। वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला तो सबको पता होता है, कहाँ काम आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू पीई कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन होता है वही उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। अगेन ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, देखो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, आपने बोर्ड लेवल पर भी जो यू कह सकते हैं कि बोर्स सेकंड पोस्टुलेट तो जो था, बोर की जो द्वितीय अभिधारणा या अभिकल्पना जो भी कह दो आप, है ना, पोस्टुलेट था, उसको प्रूव करने के लिए काम लेते ही हम 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहां से हम सिंपली जो है इसको यूज करके आंसर निकाल लेंगे। देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम होने के बाद, एग्जाम हॉल के बाद पेपर जब सोल्व करते हैं तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि ये इजीली हो जाएगा। प्रॉब्लम वहां आती है एग्जाम में उस प्रेशर के साथ क्वेश्चन को करना, और आप यदि उस प्रेशर हैंडलिंग पर आज काम नहीं करना शुरू कर रहे हैं तो आप अंडर प्रेशर डेफिनेटली होने वाले हैं। और जो भी नीट के एग्जाम में वापस से पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे, मैं कहूंगा कि ये ज्ञान का एग्जाम नहीं था। ज्ञान तो सबके पास है यार, किसके पास ये फॉर्मूला नहीं है बताओ फिजिक्स के। तो फिर कुछ अलग चाहिए, वो अलग क्या है, वो आप टेम्परामेंट, जो आप कैलकुलेशन और टाइम मैनेजमेंट, ये आप थ्रू आउट द जर्नी सीखते हो, उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये आपका पोलरॉइड से, जब भी आपका 3 पोलरॉइड का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दे रखा होता है और यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी आपको दे रखी होती है, तब आपको यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी के बारे में जब पूछा जाए तो ये आपका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होता है, जो आप एज ए ट्रिक काम में ले सकते हैं। और ऐसे नीट की और जेई मेंस एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन 2-4 हार्ड क्वेश्चन को देखकर वो परसेप्शन बना लेते हैं कि पूरा पेपर ही हार्ड है, फिर वो जो है इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। अगेन ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सब जानते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है जहां पर यूज आएगा बहुत इजीली मैं समझाऊंगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ब्रूस्टर जो आपका आईबी जो है 10 इनवर्स म्यू, है ना, ये जो आपका ब्रूस्टर लॉ है, इसमें आप देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीट पोलराइज्ड होती है, और रिफ्रैक्टेड जो होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। इसको यूज करेंगे। बी इनसाइड, ये फॉर्मूला आपने डेराइव किया होगा भाई, किसी भी सिलेंड्रिकल वायर से यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है तो फिर उसके लिए जो बी होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर होता है अप टू द सरफेस, अप टू द सरफेस, इसके अंदर अंदर। तो ये जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, इस तरीके से बनता है, और उसके बाद इस तरीके से जाता है। ये ग्राफ आपने बी और आर का बनाया भी होगा आई होप सो। ये आपके बहुत इजीली काम आ जाएगा। किसमें, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा आपको कि आपके एक कैपेसिटर है और उसकी जो प्लेट है वो सर्कुलर है, उसमें ये आपके काम आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस, ये फॉर्मूला जिस बच्चे को पता था, और ये मैं कह रहा हूं ना सबको पता था, फिर पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, या जो नहीं कर पाए उसका रीजन वही जाने। ये फाई इज इक्वल टू बी है और एम इज इक्वल टू एन आई ए, या फिर
आई ए अपन लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू ये और i इज इक्वल टू v बाई जेड, और यहाँ पर टेन फाई जो है आपके सामने आपके जो है ये फॉर्मूले रहे हैं। मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फॉर्मूलों से हटकर कुछ और काम कर सके, क्योंकि ये सारी चीजें तो तुम्हें पता है ऑलरेडी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेते हैं तो उसकी पावर इक्विवेलेंट ऐड हो जाती है और जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। या पी वाले दे रखे तो इसका रिजल्ट जो पी इक्विवेलेंट था वो 4p आ रहा था और एम इक्विवेलेंट जो था m की पावर 4 आ रहा था। ये आपका नीट का क्वेश्चन था एक्चुअल में, और इसको भी बच्चे नहीं कर पाए। अगेन m इक्वल टू आई ए, और यहां से a की जगह पाई आर स्क्वायर लिखे बहुत इजीली ये क्वेश्चन आपके हो रहा था। ठीक है, ये जो वी ए माइनस वी बी के लिए सीधा फॉर्मूला बहुत बार बच्चे जो काम में लेते हैं, या बैटरी वोल्टेज दे रखा है, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो गया, और ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये किस बच्चे को नहीं पता, आप मुझे बताओ भाई, ये किस बच्चे को नहीं पता है कि ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत बेसिक है भाई। तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सिर्फ इतना सा ध्यान रख के अपन क्वेश्चन करेंगे आगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक, मैं जिस मेंटेलिटी से आपको सोच मतलब थॉट प्रोसेस आपका डेवलप करना चाह रहा हूं, उस तरीके से देखे कि यार ये जब सब कुछ मुझे पता है फिर भी मैं एग्जाम में इसको कर क्यों नहीं पाया, या कर क्यों नहीं पाई। अपने आप से ये सवाल पूछो। आपके जो अंतरात्मा से आवाज आएगी वो एक ही आएगी कि आप घबरा गए थे, आप डर गए थे, आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। वो 100 एंड 100 रीजंस आपके पास आएंगे। नॉर गेट वाला जो क्वेश्चन था उसमें किस तरीके से सोल्व करेंगे आगे देखेंगे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन था जिसमें एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा था, फिर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। E इक्वल टू बी वाला ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में जो है रिलेशन वाला है। ठीक है, इसके बाद लास्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये आपके जो है फॉर्मूला दे रखा है आपको। ठीक है, आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इसका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है इन स्लाइड्स को एक एक करके वापस ले जा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। ये आपकी स्लाइड है, बताओ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, फिर ये, फिर से ये और ये लास्ट। यानी इतनी सी स्लाइड्स आपके पूरे नीट के पेपर को सोल्व कर देगी। आ जाओ, अब अपन थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं और क्वेश्चन पर फोकस करते हैं फटाफट से। ठीक है, किस तरीके से हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये आ गया आपका क्वेश्चन 1। अब आप बताओ, जब आपको सब कुछ पता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को यदि आप ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स वाला, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। यानी फर्स्ट होगा नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कंडक्टिंग पेरीफेरीज ऑफ द प्लेट्स। इधर देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। ठीक है, यहां पर आप इमेजिनरी क्या मानोगे, सिलेंडर। तो आप देखोगे कि इसमें से जो करंट है भाई, आईसी इज इक्वल टू आई डी होता है, कंडक्टिंग करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। अब हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि इसमें से जो करंट है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, पास कर रही है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तभी हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर बी इन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आपका आर स्क्वायर इंटू आर, इसको हम काम में ले पाएंगे। राइट, इस रिलेशन को हम क्या करेंगे यहाँ पर काम में ले पाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली आप बता सकते हो कि जो B होगा वो प्रोपोर्शनल टू R होगा, और जब सरफेस पे आ जाएंगे इसके सरफेस पर तो R इक्वल टू R हो जाएगा, तो वहां पर जो B हो जाएगा वो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा, यानी सरफेस पर मैक्सिमम होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना,
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक इस इमेज को गायब कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, सो देट आपको सब कुछ दिखता रहे। चलो ठीक है, चलिए। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट दे रखा है, एंगल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप कैसा करेंगे भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। थीटा वन की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। थीटा टू की वैल्यू क्या दे रखी, 60। सर आपको कैसे पता थीटा वन की वैल्यू 0 दे रखी, अरे ये दे रखा ना भाई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अलाइन कैसे है पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपको सब कुछ पता चल गया है ना। मैं इसको भी हटा देता हूँ यार इमेज को, शायद आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी। चलो अपने हो गया बहुत, ठीक है चलिए। तो अब डेल्टा यू क्या होगा, देखो पी की वैल्यू आपको ये दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻6, ई की वैल्यू आपको ये दे रखी है 4 इंटू 10⁻5, और ये हो जाएगा cos 0 और ये हो जाएगा cos 60, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 20, वहां से 1/2 बचेगा, तो 1.0 जूल या 1 जूल आपका आंसर बच जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं कैसे यार, 5 चौक 20 हो गया, तो 2 बचेगा, ये पावर सारी सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपस में चली जाएगी। यहाँ से cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा, तो 2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। आई होप सो कि इतनी कैलकुलेशन आप कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये कह रहा है बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height 10 meter. The impulse imparted to the ball during the collision ground is. अब देखो इसको समझो, ये कह रहा है कि यहां से आपने एक बॉल को गिराया और ये बॉल आके ग्राउंड पर हिट की, ठीक है, ये ग्राउंड है, इस पर क्या की बॉल ने हिट किया सर, कितने से आया 40 मीटर से, ठीक है। तो अब बताओ जब यहाँ हिट कर रही होगी तो इसका जो वेग, वेलोसिटी जिसे कहते हैं या वेग जिसे कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर √2gh। तो v इज इक्वल टू √2gh लगाकर 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 ले लो और h की वैल्यू 40 ले लो, आप इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये बॉल यहाँ से टकराने के बाद वापस गई ऊपर की तरफ, और ऊपर कितना गई 10 मीटर। तो जब यहाँ से गई होगी उस समय टकरा के जब वापस लौटी होगी, टकराते समय इसकी वेलोसिटी ये है, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, वो भी आपकी v, इसको इनिशियल कह दो तो इसको v फाइनल कह दो, और v फाइनल वो वापस वही फॉर्मूला लग जाएगा 2gh, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8, या h की जगह कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे। अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, I इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या हो जाएगा m डेल्टा v। डेल्टा वी में ध्यान देना भाई, इसको आप यदि पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो इसको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, तो दोनों यहाँ पर वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप जब वैल्यू रखोगे तो m की वैल्यू तो 0.5 आ गया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको सीधा लिख रहा हूँ 2 इंटू 9.8 इंटू 40, और प्लस में आपके पास आ जाएगा √2 इंटू 9.8 इंटू 10। इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 21 न्यूटन इंटू सेकेंड। वंस अगेन जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, वो ये है कि आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर फाइनली अप्लाई हुआ है, वो क्या हुआ है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और संवेग आवेग प्रमेय जिसे कहते हैं। ये जो है सर, ये जो है, ये तो आप चाहे स्कूल लेवल पर पढ़ रहे हो चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो यार, इतना तो सबके नोट्स में लिखवाया होता है कि नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड एट 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड्स इज I0 is the intensity of polar light after passing through first polaroid। ध्यान रखना, यहाँ कोई पोलराइड है, यहाँ से लाइट जो पास हुई इसकी I0 दे रखी है, इंटेंसिटी इसने I0 यहाँ पर दे रखी है आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है एक पोलराइड यहाँ से और एक पोलराइड यहाँ आगे है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो I0/4 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब ये थीटा आपको ये दे रखा है,
तो आप जल्दी से बताओ, यहां पर तो ये 45 हो जाएगा, आई नॉट बाई 4 और साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आई जो है वो हो जाएगा आई नॉट बाई 8। आई क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 8। हैंस योर आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब जो भी पोलराइड बेसिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं वो बच्चे इस तरह की ट्रिक्स को जनरली पढ़ते हैं। ये कोई यूं नहीं है कि और वाव वाली ट्रिक है, नहीं, इसको जनरली बच्चे पढ़ते हैं, सबको ही पता होता है। कोई भी कोचिंग पढ़ा रहा हो, चाहे क्या कहीं भी पढ़ा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 2 to 5 joule respectively on applying brakes. Car A stops after 1000 meter and B stops after by 1500 meter. Find FA and FB for the cars are the forces applied by the brakes on the car A and B respectively. Then FA by FB आपको पूछा। इधर देखो भाई, यहां पर मैंने कहा ना कि फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इधर देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि ये कार अपने पास, ये आपके पास कार ए है, ठीक है। तो कार ए की काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ए कितनी हो गई भाई, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 100 जूल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, मीटर, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना दे रखा है, 225 जूल। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना दे रखा है, 1500 मीटर। आप यहां से देखें तो यदि मैं एफ ए बाई एफ बी लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। वैल्यू तो पुट करनी है भाई। इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना दे रखा है, ये, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, ये, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 225, और ये कितना दे रखा है, ये। अब आप इसको काट सकते हैं आराम से। आप जब इस कैलकुलेशन को करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, बच्चा ये कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ये दुर्भाग्य है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2/3, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको ये वाला, जिसको मैं कह रहा था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो आपसे पूछा गया है कि आपको करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, यानी ये बैटरी, इससे करंट कितनी पास कर रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो भाई करंट फाइंड आउट करने के लिए आई क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्वलेंट, है ना। और V या 5 वोल्ट है तो आई क्या हो जाएगा, 5/R इक्वलेंट। अब R इक्वलेंट आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, R इक्वलेंट। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये हटा दो, ये जैसे ही हटाएंगे तो ये दोनों मिलके कितने होंगे, सीरीज में 8 हो गया। और अरे यार यहाँ पर एक दिक्कत है कि इसमें यहाँ क्या था, देखना पड़ेगा यार, ये जो है ना, ये मिसप्रिंट है मेरे यहाँ पर, ठीक है भाई, इस पेपर में मिसप्रिंट है, पता नहीं क्यों मिसप्रिंट हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ भाई। ये वापस सीरीज में हो जाएंगे जो भी इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये सीरीज दोनों वापस क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, सारे के सारे किसमें होंगे, सीरीज में। फाइनली उनको जोड़ देंगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर, जो यहाँ पर दे रखा है। वंस अगेन यहाँ पर आपको इस सर्किट को सोल्व करना था। बच्चे इस सर्किट को देख के ही घबरा गए, डर गए, वो घबराना नहीं है आपको, है ना। आगे से ये जो घबराहट है ना, यही लेके डूबती है। आगे आ जाओ, देखो ये जो क्वेश्चन है आप पढ़ो। ये कह रहा है 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। द रोड ऑन द साइड्स हैव थर्मल कंडक्टिविटी 2K while that in the middle has thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at temperature 3T and the right end at the T. The rod are thermally insulated from the outside. In steady state, temperature at the left junction is T1 and that of the right junction is T2. Find the ratio of T1 and T2. अब देखो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं है। स्टडी स्टेट दे रखा है, इसका मतलब
इसके किसी भी दो जंक्शन को आप एट ए टाइम लो और उनके बीच जो थर्मल करंट फाइंड आउट करो, वो थर्मल करंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक चीज और भाई, थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो होता है L डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू A। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है ना, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यदि मैं R मानूं तो इसकी भी R हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है। इसकी क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी आधी आ गई, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। ये थर्मल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। दो पॉइंट्स आपको दे रखे हो, मान लो A और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है और B पॉइंट आपको दे रखा हो, और पोटेंशियल की टर्म में यदि करंट फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या कहेंगे, VA माइनस VB डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस R। तो ये थर्मल करंट के लिए क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट के लिए वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है, वोल्टेज डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ आपका थर्मल जो करंट में टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ ध्यान देना आराम से कि सर पहले तो मैं एक इस और इस जंक्शन की बात कर रहा हूं, तो 3t माइनस T1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इज इक्वल टू। अब ध्यान देना, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा T1 माइनस टी डिवाइड बाई 2R, और R कितना हो गया 3R। इसको मैं सोल्व करता हूं तो R से R तो गया, 3 इंटू 3t माइनस T1 इज इक्वल टू T1 माइनस टी, तो ये हो जाएगा 9t माइनस 3T1 इज इक्वल टू T1 माइनस टी। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 4T1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10t। तो यहां से T1 हो जाएगा आपके पास 5/2t। इफ मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो, एक बार देख लेता हूं, 339 हो गया, 3 हो गया, इसको इधर लाएंगे, उधर ले गए, इसको उधर लेंगे, सही है, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ले रहा हूं, तो 3t माइनस T2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ये दोनों आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3R इज इक्वल टू, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में करूं तो T2 माइनस टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R। अब इसको आप सोल्व करो, इसको आप सोल्व करेंगे तो R से तो R गया, 3t माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3T2 माइनस 3t। तो इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, तो ये हो जाएगा 6t इज इक्वल टू 4T2। तो यहां से T2 आ जाएगा आपके पास 3/2t। एम आई राइट, यस। अब आपको T1/T2 पूछा है, T1/T2 क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू है 5/2t और इसकी वैल्यू है 3/2t। t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आपका हो गया 5/3। आंसर आपका क्या हो गया 5/3। अब आपको ये पता चलना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा लेंथी और बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप इस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। आई होप सो जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं उसको आप अलाइन कर पा रहे होंगे जो पीछे बताया। अब देखो, ये सीधा क्वेश्चन था, इसमें आपको दिमाग लगाना था। दिमाग क्या लगाना है, क्वेश्चन कह रहा है ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, ए स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू बॉक्स फिल्ड विद सैंड। ये लो भाई, है ना, स्प्रिंग है और ये एक बॉक्स से कनेक्टेड है जो रेत से भरा हुआ है, ठीक है। As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that average frequency omega t and the average amplitude of the system change with time। ये कह रहा है कि मान लो इसके कहीं पर छेद हो रखा है और यहाँ से सैंड क्या कर रही है, लीक कर रही है। जब ये ऑसिलेशन कर रहा है तो सैंड लीक कर रही है, तो सैंड जब लीक कर रही होती इसका मतलब इसका जो मास है वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है K इज इक्वल टू एम ओमेगा। कॉन्सेप्ट तो क्या है, रिलेशन कह दो। अब आप देखो, इससे स्प्रिंग के कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा K बाई एम, यानी ओमेगा क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपके पास 1/√m। अब मास कम हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। ओमेगा जब बढ़ेगा, मास जब कम हो रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, घटेगा। तो अब आप देख लो ओमेगा कहाँ बढ़ रहा है टाइम के साथ और एम्पलीट्यूड कहाँ घट रहा है। देखो यहाँ ओमेगा बढ़ रहा है बट एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, काट दो। यहाँ घट रहा है, काट दो, एक सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ देखो बढ़ रहा है और कांस्टेंट है, काट दो। यहाँ पर बढ़ रहा है और घट रहा है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। बताओ, एक छोटे से रिलेशन से ये आपने इजीली क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको
कि AB is a part of an electric circuit. See figure. The potential difference VA and VB, VA minus VB at the instant when current I is 2 ampere and is increasing at the rate of 1 ampere per second. आपको I given है 2 एम्पियर और डी आई बाई डी टी विच विल बी टेक पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इंक्रीज कर रही है, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड आपको ये गिवन है. आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो भाई वी ए माइनस वी बी, डेफिनेटली जब करंट इधर जा रही तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हायर होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा. तो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो क्या होगा सर, इसके अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी पोटेंशियल ड्रॉप. ये बैटरी का पॉजिटिव प्लस 5 और प्लस ये आई गुना आर, आई कितना है 2 और आर कितना है, तो आई कितना हो गया 2 इंटू 2 हो गया. हाँ एल की जगह अपन क्या लिख देंगे, एल की वैल्यू 1 दे रखी है और इसकी वैल्यू भी 1 प्लस 5 प्लस 4. आप सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास 10 वोल्ट. बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. देखो इजीली हो गया. आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये कह रहा है a particle of mass m is moving around the origin of the constant force pulling towards the origin. If the Bohr's model is used to describe its motion, radius of nth orbit and the speed of the particle depends on n is. देखो ध्यान दो, ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है. अब मैं कह रहा हूं कि इधर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो इधर इसका एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा. तो आपका यू कह सकते हैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो एफ, और विच इज ये एफ क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखना ये कांस्टेंट है यानी नियत है, ठीक है. अब बोर मॉडल को यूज करें तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एन एच बाई 2 पाई होगा. अब यहां से मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, v की वैल्यू निकालता हूं. v की वैल्यू हो जाएगी सर एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम इंटू आर. ये वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं, ये वैल्यू यहां उठा के रखता हूं, तो ये हो जाएगा m बाई आर तो है ही है, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ कांस्टेंट. अब आपको देखना ये क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, एच भी कांस्टेंट हो गया, तो एन स्क्वायर बाई आर क्यूब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, आगे कांस्टेंट है. तो आप यहां से देख सकते हैं कि आर क्यूब जो है वो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो यहां से आर क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3. एन की पावर 2/3 आर के लिए कहां दे रखी है, यहां नहीं दे रखी है, काट दो. यहां नहीं दे रखी है, काट दो. यहां नहीं दे रखी, काट दो. ए ऑप्शन इज करेक्ट. अब आपको सर वेलोसिटी वाला अरे चेक करने की जरूरत ही नहीं भाई, टाइम बचाओ, एग्जाम में टाइम बचाओ. जब आपको ऑप्शन मिल ही गया तो v के लिए और क्यों कैलकुलेट करेंगे. फिर भी यदि तुम्हें करना है कि सर अब मैं करना चाह रहा हूं तो कैसे करूंगा, भाई यहां से मैंने v की वैल्यू निकाल के यहां पुट की, तुम r की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर लो. बात समझ में आ रही है. बाकी ये स्मार्ट जो है आपका माइंडसेट वहां भी काम करना चाहिए. कई बार बच्चे उन पॉइंट्स की भी कैलकुलेशन करते रहते हैं जिसकी जरूरत हमको नहीं होती है. चलिए जब आंसर ही आ गया बेटा तो आगे क्यों कैलकुलेशन करना अपन को. अगेन ये देखो, हाँ जिसकी मैं स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ब्लंडर कर गया था वो ये था, टी आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अब ये कह रहा है कि आपको एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है, ठीक है. तो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा v dv बाई dx. भाई डेफिनेटली जिसको डिफरेंशिएशन करना आता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. पहले मैं टाइम को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1. अब मैं इसको उल्टा लिखूं dx बाई dt लिखूं तो dx बाई dt क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर 2x प्लस 1 की पावर -1, क्योंकि ये उल्टा आएगा ऊपर जाएगा तो इसको -1 लिख दूं. यही तो मेरे पास क्या हो गया v हो गया ना. dx बाई dt क्या होता है v होता है, राइट. तो मेरे पास ये हो गया, तो वैल्यू पुट करूंगा एक्सीलरेशन के लिए, v की वैल्यू है 2x प्लस 1 की पावर -1, d बाई dx ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 की पावर -1, ठीक है. अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पावर हो जाएगी -2 और ये हो जाएगा 1 -3 और ऊपर -2 बचेगा. इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन आपके पास आएगा -2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 की पावर 3. ये आपका आंसर 4 हो गया. अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं कर पाए, भाई क्या कर सकते हैं बताओ.
क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है फॉर मॉडल ए मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of an electron is phi क्या दे रखा है आपको n h by e, ठीक है। n is an integer, h is a Planck constant, e is the magnitude of charge on electron charge. Okay, according to model the magnetic moment of the an electron in its lowest energy मतलब n की जगह 1 रख दो तो phi आपको दे रखा है h by e कुल मिला के, ठीक है, phi फ्लक्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको m बताना, तो m क्या हो जाएगा I इंटू ए कैसे पता करें, b की जगह phi की जगह क्या लिख दे बी ए, तो ये क्या हो जाएगा h बटा ई, तो यहां से a क्या मिल गया आपको h बटा ई बी, ये a यहां उठा के रखो तो m क्या हो जाएगा I की जगह क्या लिखेंगे e बटा कैपिटल टी, राइट, और a की जगह हो जाएगा h बटा ई बी, तो e से e कैंसिल आउट हो गया, m क्या आया h बटा टी बी। अब t क्या होता है 2 पाई m बाई ई बी या फिर 2 पाई m बाई क्यू बी। अरे यार कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसका जो टाइम पीरियड है यही तो होता है, ये वैल्यू उठा के रखो तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा सर h बटा b तो था ही और t की जगह वैल्यू रख रहा हूं तो ई बी ऊपर हो जाएगा और 2 पाई m हो जाएगा, b से b कट गया तो m क्या आया ई एच डिवाइड बाई 2 पाई m, ई एच डिवाइड बाई 2 पाई m या एच ई डिवाइड बाई 2 पाई m। इजी क्वेश्चन था, अगेन सोचना तो था ही। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि जब एग्जाम सेंटर के बाहर आकर जब क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है तो थॉट प्रोसेस अलग लेवल पर काम कर रहा होता है, तो एग्जाम के बाहर आकर कोई क्वेश्चन को कह रहा है कि इजी है, वो उतना इजी एग्जाम सेंटर के अंदर जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तब आपको नहीं लगता है ना, और किसी को ही नहीं लगता भाई, है ना। एग्जाम कोई भी दे रहा होता है उसके दिमाग में वो फियर रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर कि ए माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ यानी एफ ऑफ ओ गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, आई पीस यानी एफ ऑफ ई गिवन है 4 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ यानी कैपिटल एल गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो डी दे रखी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप एम क्या होता है, मैं तो ऐसे याद रखता हूं डीएल बाई एफओ एफई, मैं ऐसे याद रखता हूं, और ये कहाँ है नॉर्मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन में आपकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर डी की वैल्यू 25, एल की वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 4 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 पंजे 40 55 25 125 125 इज द करेक्ट आंसर। बताओ एग्जाम प्रेशर में इतना छोटा क्वेश्चन भी आप गलत करके आगे आगे देखो। नेक्स्ट ये कह रहा है देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेसेस ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड द सेम एंगल of inclination 45 degree with horizontal, one of them is rough and other is perfectly smooth, a given body takes 2 times as much time on slide down on rough surface then on the smooth surface, the coefficient of kinetic friction between the objects and the rough surface is close to, इसको डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। अब ये होता है जब आप इस सिचुएशन को सोल्व करके फाइंड आउट करते हैं तो म्यू के की वैल्यू ये होती है। अब देखो tan 45 ये 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर n की वैल्यू 2 दे रखी तो 1/4, आप इसको सोल्व करके tan 45 की वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4, 3/4 को सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.75। बताओ हाँ ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं डायरेक्टली आपके दिमाग में यदि ट्रिक है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज आपको छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। आपको जब वहां आइडिया नहीं लग रहा तो छोड़ दो। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। अगेन ये कह रहा है कि आपको वोल्टेज V इन जो है वो गिवन है 220 साइन 100 पाई और टी, ये गिवन है। टी की वैल्यू आपको दे रखी है 15 मिली सेकेंड, तो पहले तो मैं चेक कर लू ना कि V इन की पोलैरिटी क्या रहेगी 220 साइन 100 पाई इंटू 15 इंटू 10 टू पावर -3 है ना। ये इसको जब आप सोल्व करेंगे
तो v इन की वैल्यू आ जाएगी 220 साइन 3π/2 और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है -1, यानी इस टाइम पर v इन क्या होगा -220 वोल्ट होगा सर। तो नेगेटिव, हमें तो वैल्यू से मतलब ही नहीं, हम तो साइन से मतलब है, नेगेटिव है, यानी यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया तो ये रिवर्स बायस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो D1 इज रिवर्स बायस, D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इतना सा करना था बच्चे, यूं सबका पता नहीं क्या ही कर गए, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, ये कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एंगल 60 डिग्री with it the other end rest on the rough horizontal floor, the friction force that floor exists on the road। देखो ये आप सिचुएशन ले लो, ये आप रोड कंसीडर कर लो, ये क्या है रोड है, ठीक है। अब ये स्लाइड नहीं कर रही तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लो, यदि स्लाइड करेगी तब इस पर जो फ्रिक्शन इधर काम करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ये हो गया, इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन N2 और इसके मिड पॉइंट पर फोर्स मान लो mg। ये जो लेंथ है ये 5 है, सिंपल सी बात है, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर लो। क्यों? क्योंकि देखो ये mg जो है, ये जो फोर्स है इस पर टॉर्क इधर पैदा करेगा और mg जो है इस पर टॉर्क इधर पैदा करेगा, यानी ये दोनों टॉर्क जो है एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। तो टॉर्क के लिए या इसके रेस्पेक्ट में देखूं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, ठीक है। तो N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि इसको ये लिखना चाहूं, ये एंगल अपना क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देंगे तो ये हो जाएगा N2, और इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5 साइन 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए लिखना चाहे आप mg के लिए तो mg क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी तो यहां से यहां तक 5/2 हो गया, तो 5/2, और इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे बताओ, 5/2 साइन क्या लिखेंगे बताओ, वंस अगेन 30 लिखेंगे क्या, 30 लिख लो। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और यहां पर मैं चीज जो समझाना चाह रहा हूं वो चीज ये है, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज ये है कि आपको यहां पर टॉर्क बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करना, और कुछ भी नहीं है। और जो यहाँ N2 की वैल्यू आएगी, वो N2 की जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या होगी, यहाँ पर इक्वल होगी। इतना सॉल्यूशन आप कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं कि भाई आपका जो सिचुएशन है वो ये कंसीडर करो, आप ये 60 डिग्री कंसीडर करो, ये 5 मीटर जो है इसकी आपको लेंथ दे रखी है, या मिड पॉइंट पर इसका mg काम कर रहा होगा। बात समझ में आई क्या? तो आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है वो इस लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कंसीडर करनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप किस तरीके से लेंगे वो आपको पता है, ठीक है। अब यहां आप जो है गलती क्या कर लेते हैं कि टो इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हो सकता है कि मैंने भी ये की हो, RF साइन थीटा होता है। तो जो एक्चुअल में R साइन थीटा जिसे मैं कह रहा हूं, ये लाइन ऑफ एक्शन की उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पर जो आप बात कर रहे हैं वो जो बात इस वाली लेंथ की करेंगे या इस वाली और इस वाली लेंथ की करेंगे, बस इतनी सी गलती बच्चे कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन की जब बात की जाती है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ले लेते हैं जो मैं अभी ले रहा था। आपको कौन सी लेनी है, लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेनी है, क्या ये और ये? इतना सा डाउट आते ही कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। मैं सही कह रहा हूं, इतना सा डाउट आते ही कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। आप लेके ट्राई कर लो, आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या उसका रिजल्ट रहने वाला है ना। ठीक है, चलिए, तो इसको आप सॉल्व जरूर करना, मैं फिर कह रहा हूं इसको सॉल्व जरूर करना। अच्छा क्वेश्चन था, आंसर इसका 100√3 मेंशन्ड है। चलो, इसमें जो बच्चों ने गलती की वो मैंने बता दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गलत ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी। अरे यार इधर देखो, इसमें तो मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा इसको, तो है ना, फिर भी करवा देता हूं। ये एक क्यू क्यू आर डिस्टेंस पर, तो एफ क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि दूसरा लाते हैं, इसको इससे टच करवाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा क्यू बाई टू, उस पर भी क्यू बाई टू, ये इस पर गया तो यह क्या हो जाएगा थ्री क्यू बाई टू, सॉरी थ्री क्यू बाई फोर, आधा आधा बटेगा ना, तो अब इस पर कितना रहेगा थ्री क्यू बाई फोर, डिस्टेंस कितनी आर ही, तो अब एफ डैश क्या हो जाएगा के क्यू वन यानी क्यू बाई टू, क्यू टू यानी थ्री क्यू बाई फोर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री बाई एट के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको मैं एफ लिख दूंगा तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस सर्विस विद ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 2 मिनट। ए गर्ल इज driving scooty with a speed of 60 km per hour in the direction x to y, notices that a bus goes past every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in opposite direction. Choose the correct option for period of the bus service and the speed assumed constant. अब इधर देखो, ये x है और ये y है, ये एक एक्स सिटी है और एक वाई सिटी है, आपको समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारा ब्यावर है और ये आपका अजमेर मान लो। ठीक है, अब एक दीदी इधर से इधर जा रही है, क्या लेके, स्कूटी लेके जा रही, सर स्कूटी लेके जा रही है। अब यहां से बस ब्यावर से अजमेर जाती हुई भी मिलती है उसको और अजमेर से ब्यावर आते हुए भी मिलती है, लेकिन जो ब्यावर से अजमेर जा रही है वो उसकी डायरेक्शन में जा रही है और वो उसको एवरी 30 मिनट बाद मिलती है, और इधर से जो इधर आ रही है वो एवरी 10 मिनट्स बाद मिलती है। और मैं मान लेता हूं कि जो बस ड्राइवर भैया है, वो बस ड्राइवर भैया बस को क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड v से चला रहे हैं। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा v रिलेटिव इनटू टाइम t। तो इसकी डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ जाएगी बस की और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी से कहेंगे वो सब्ट्रैक्ट कर जाएगी, और जब अपोजिट आएगी तो ऐड हो जाएगी, और वो खुद किस स्पीड से चल रही है, स्कूटी 60 की स्पीड से चल रही है, तो d1 इज इक्वल टू d2 हो जाएगा, यानी जाते समय v माइनस 60 इंटू 30 टाइम, और ये हो जाएगा v प्लस 60 इंटू 10। अब आप इसको सोल्व करें तो ये गया, तो 3v माइनस 180 इज इक्वल टू v प्लस 60, तो ये हो जाएगा 4, और इधर से गया तो ये हो गया 2v और इज इक्वल टू हो जाएगा 240, तो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा सर 120। अब देखो इसमें खास बात क्या है, v की वैल्यू 120 सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको यहाँ पर टाइम की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। स्मार्टली आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं क्यों करूं, जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं क्यों करूं भाई, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही स्मार्टनेस आपको वहां पर लानी होती है। अगेन ये क्वेश्चन जो आपका देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए कंटेनर हैज टू चैम्बर वॉल्यूम v1 2 लीटर v2 3 लीटर separated by a partition made by a thermal insulator. The chambers contain N1 is equal to 5 and N2 is equal to 4 moles of ideal gas at pressure P1 is equal to this and P2 is equal to this respectively. When the partition is removed, उनके बीच का पार्टीशन रिमूव करेंगे तो वहां मिक्सर बन जाएगा। जब मिक्सर बन जाएगा तो आपको कह रहा है कि उसका इक्विलिब्रियम का जो है प्रेशर वो क्या होगा। तो भाई इंटरनल एनर्जी U1 प्लस U2 दोनों सिस्टम की U मिक्सर के क्या होगी, बराबर होगी। U क्या होता है आइडियल गैस के लिए F/2 PV। अब यहां देखना F जो हो जाएगा वो तो सेम हो जाएगा, F जो होगा वो क्या हो जाएगा सेम फॉर आइडियल गैस। जब F सेम हो गया तो आप ये लिख सकते हो ना P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P मिक्स V मिक्स, माथापड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। अब
यहां ध्यान देना, आपको P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, P1 की वैल्यू दे रखी है 1, V1 की वैल्यू दे रखी है 2, प्लस P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, इज इक्वल टू P मिक्स, और V कितना हो जाएगा, अरे यार जब वॉल्यूम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी V1 प्लस V2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। आप यहां से सोल्व करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5, और सॉरी 2 प्लस 6, और ये हो जाएगा P मिक्स और 5, तो यहां से P मिक्स क्या आ जाएगा, P मिक्स आ जाएगा सर 8/5, है ना, तो 5 जगह 5 और 5 अंक 30, 1.6 ATM आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 2 स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, यहां पर बोर रेडियस आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो भाई एक तो आर नोट का, आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.052 नैनोमीटर एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, ठीक है। जब बात की जा रही है हाइड्रोजन एटम की तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पर आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके लिए 2 के लिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.052 नैनोमीटर, ठीक है। अब एक आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ निकालना तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लेमडा, तो लेमडा क्या हो जाएगा सर 2 पाई आर डिवाइड बाई एन, तो 2 पाई आर की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 0.052 इंटू 10 टू पावर, नैनोमीटर रहने देते ना, नैनोमीटर में आ रहा आंसर, और यह हो जाएगा 2, ये कटा, ठीक है। तो पाई 3.14, 3.14 इंटू क्या कर लेंगे 4, ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो भी रिजल्ट आएगा इसको किससे मल्टीप्लाई करना 0.052 से, और आपका आंसर आ जाएगा 0.67 नैनोमीटर, राइट। और ये रिलेशन कहाँ यूज में लेते हैं अपन, ये रिलेशन कहाँ यूज में लेते हैं भाई, सर ये रिलेशन हम यूज में लेते हैं किसके लिए, किसके लिए बताओ, सिंपल सी बात है, ये रिलेशन हम यूज में लेते हैं जब बोर हाइपोथेसिस की जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको प्रूव करते हैं तब, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यहां यदि जल्दबाजी में किसी प्रकार की मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपडेट करना, क्यों, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो सामने कोई नहीं होता, तो उसमें कई बार फ्लो में मैं वो चीजें जो है लिख देता हूं जो माइंड में कुछ और होती है और यहाँ कुछ और चल रही होती है, तो ऐसा कुछ हो तो आप जरूर अपडेट कर देना, ताकि जो है हम कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है पावर सप्लाई दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो भाई सिंपल सी बात है एल आर और सी, ठीक है, और ये आपका वोल्टेज दे दिया, तो इसके लिए Z क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और टेन फाइव क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, और आई क्या हो जाएगा V बाई जेड, यही चीजें पूछी आपको। देखो आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 20 ओम, एक्स एल की वैल्यू दे रखी है 45 ओम, और एक्स सी की वैल्यू आपको दे रखी है 25 ओम, ठीक है। आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे, आप यहां पर पुट करेंगे 10 फाइव इज इक्वल टू 45 माइनस 25 डिवाइड बाई 20, तो आपके यहाँ पर 1 आएगा, कब आएगा जब 5 की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री, 45 5 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से अब आपको चेक करना है, इन दोनों में से यदि चेक करना है तो आपको फिर ये भी निकालना होगा 220 में किसका भाग लगाना पड़ेगा जेड का, और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 220 डिवाइड बाई 20 रूट 2, इसको जब आप सोल्व करेंगे डेफिनेटली इसको सोल्व करेंगे, यानी तो ये आएगा 11/√2, और 11/√2 यानी आपके पास 11/1.414, ठीक है। इसका भाग लगाएंगे तो डेफिनेटली यार आंसर जो है 11 से तो बड़ा आ ही नहीं सकता ना, 11 से तो छोटा ही आएगा, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 मान ले अपन, 1.5 मान ले, 1.5 इसको मान ले, तो आपके पास जो 22 बटा
3 हो जाएगा, तो 7 तारीख 21। सिंपल सी बात है, अप्रोक्सीमेशन भी करना आना चाहिए आपको। आप इसको क्या मान लो, डेड यानी 3/2, तो 3/2 रखा तो 2 ऊपर गया, 22/3 हो गया। अब यहां पर आपने क्या किया भाई, अप्रोक्सीमेशन ले लिया, अप्रोक्सीमेशन लेते आपको रिजल्ट मिल गया। ये स्मार्टनेस भी आपको रखनी होती है। आगे देखो, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आपको पता चल गया। आंसर क्या है, सीधा ही ये देखो, ये वाला आंसर है। पता नहीं क्यों बच्चों ने इस वाले को भी कंसीडर कर लिया, क्यों करोगे भाई कंसीडर। यहाँ गड़बड़ क्या हो गई थी पता है, गड़बड़ यह हो गई, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी है ना। अब फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट है वो डिपेंड नहीं करती है, और फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड ही क्यों करेगी। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जब फोटो करंट होगी। और फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ ये सीधा डायरेक्टली रिलेशन जो है रखती है, तो इसमें तो जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी, जानबूझ के गलत किया ये तो आपने। चलो आगे देखते हैं 23rd। ये क्या कह रहा है, ओपन पाइप और क्लोज पाइप। इधर देखो, ये कह रहा है आपके पास ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो V/2L होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसी ओपन पाइप को आपने क्या किया, इसकी आधी लंबाई तक पानी में डुबो दिया, तो ये क्लोज बन गया। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, L/2। जब इसकी लंबाई L/2 होगी और क्लोज पाइप के लिए एफ डैश जिसे कहते हैं या एफ डैश कह दो, वो क्या होता है V/4L, और यहां पर L जो है वो क्या लिखूंगा मैं, L/2, तो ये कट गया, तो क्या हो जाएगा V/2L। V/2L खुद क्या है, F, यानी इसका आंसर आ गया F डैश इज इक्वल टू F। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बस इतना सा आपको करना था। आप कितना समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं थी। ये आपका 24th नंबर क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल point masses P and Q suspended from two separate massless spring of spring constant K1 and K2। ये लो करो भाई, है ना। ये जो है सेम है मास, ठीक है, और ये K1, ये लो सेम है मास, और K2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड आर सेम, यहां पर मैक्सिमम स्पीड सेम हो गई, यानी वी मैक्सिमम क्या होती है ऑसिलेशन में, ए इंटू ओमेगा, यानी ए पी ओमेगा पी इज इक्वल टू ए क्यू ओमेगा क्यू होगा, ठीक है। तो यहां पर ए क्यू बाई ए पी जो आपको पूछा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा पी डिवाइड बाई ओमेगा क्यू। ओमेगा पी, इधर देखना, के इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। एम तो यहां पर दोनों का सेम है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के, ठीक है। अब ओमेगा पी की जगह क्या लिख दूंगा, अंडर रूट के पी, इसकी जगह अंडर रूट के क्यू। अब आपको के पी कितना दे रखा, K1 और के क्यू कितना दे रखा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ये के पी दे रखा है आपके पास K1 और K2, तो आंसर क्या आ गया, K1/K2। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो ये भी इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से देखो ये ए है और ये बी है, तो यहां जोड़ेगा और बाहर क्या निकलेगा, ए प्लस बी का बाहर निकलेगा। ये बी और ये ए है, यहां मल्टीप्लाई करके बाहर क्या निकलेगा, ए डॉट बी का बाहर। अब ये वाला क्या कर रहा है, इन दोनों को ए प्लस बी का बार को डॉट कर रहा है ए डॉट बी डॉट के। अब आप सबने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ा होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बार डॉट बी बार, और डॉट में इसको लिख सकता हूं ए बार प्लस बी बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार बी बार, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए बार बी बार और बी बार। ए बार को हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, प्लस में बी बार हो जाएगा बी बार। अरे ये डी मॉर्गन थ्योरम है भाई, सॉरी इनका बुलियन एल्जेब्रा है, और यहाँ पर डी मॉर्गन आपने लगाई है। अब दोनों सेम सेम होके क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
डी मॉर्गन से वापस ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार और पर नोट लगा है, इसका मतलब नोर, नोर यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है 30 लीटर है। अगेन यहां पर जो बच्चा गलती करेगा वो गलती क्या करेगा, इस लीटर को मीटर क्यूब में नहीं बदलेगा, तो 30 गुणा 10 की घात -3 जहां भी वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे। ठीक है, मोल एन इनिशियल आपको दे रखा है 18.20 मोल्स। ठीक है, टेम्परेचर जो है आप इसको केल्विन में बदलोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर आपका जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में आप जब लिखोगे तो ये P की जो वैल्यू वहां एन फाइनल में लिखोगे, एन फाइनल क्या हो जाएगा, PV बाई RT। तो P फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किसी को ये नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, बताएंगे क्या होता है। एन फाइनल क्या हो जाएगा बताओ, ये लिख दिया 12 इंटू 10⁵ इंटू वी लिख दिया 30 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू आपने लिख दिया 100/12 और इंटू टेम्परेचर की वैल्यू लिख दी 300। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एन फाइनल की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास अब भी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आया। रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या पूछा है, ये मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम सिलेंडर। तो आपने एक डेल्टा एन का या चेंज इन, वो यू कह दो कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पड़ा होगा, स्मॉल m डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपका m क्या हो जाएगा, यहां से डेल्टा n निकालोगे, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। डेल्टा n कैसे होगा, डेफिनेटली पहले ज्यादा तो n इनिशियल माइनस n फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.116। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इन a certain camera combination of 4 similar convex lenses are arranged axially in contact, then the power of the combination of the total magnification power p, ये पूछा आपको। ठीक है, तो भाई आप कह रहे हैं कि 1 2 3 4 इस तरीके से, आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा ना करके आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 ये कनेक्टेड है, मान लो आप एरे के रूप में आपको एक्चुअली कनेक्टेड कर रखे, तो P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर, P प्लस P प्लस P प्लस P सारे ऐड हो जाएगा तो P इक्विवेलेंट हो गया 4P। M इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर, M इंटू M इंटू M इंटू M, तो यह हो जाएगा M की पावर 4, तो 4P M की पावर 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, है ना। आगे देखो, two gases A and B are filled the same pressure separated by cylinder with movable piston of radius R and RB respectively on supplying an equal amount of heat, यानी heat equal है, यानी डेल्टा क्यू क्या होगा, दोनों में सेम होगा। कांस्टेंट प्रेशर यानी P दोनों में क्या होगा, सेम होगा। पिस्टन ए का जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एस ए, वो दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर। पिस्टन बी का जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो आपको 9 सेंटीमीटर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, यानी डेल्टा यू इज ऑल्सो सेम। क्या यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा के डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये सेम ये सेम ये सेम, यानी डेल्टा वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी टू। भाई सिलेंड्रिकल है तो डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा वी वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस ए पाई आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी पाई आर बी का स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर आपको क्या पूछा है, ए बाई आर बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, एस बी बाई एस ए। ठीक है, तो ये लिख देंगे अपन 9 और ये लिख देंगे 16। तो आर ए बाई आर बी क्या हो गया बताओ, आर ए बाई आर बी क्या हो गया बताओ जल्दी से। सर आर ए बाई आर बी हो जाएगा इसका अंडर रूट यानी 3/4। 3/4 कहाँ है भाई, ये रहा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
यह कह रखा है बॉलिन इज मेड ऑफ मटेरियल सरफेस टेंशन एस एंड इट्स इंफ्लेशन आउटलेट हैज द स्मॉल एरिया A. It is filled with a gas density rho at x spherical shape R. When the gas is allowed to freely out, अरे ये तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन एनालिसिस से हो जाएगा यार। कैसे? इधर देखो, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर S की पावर अल्फा, A की पावर बीटा, रो की पावर गामा और R की पावर डेल्टा। ये आपका T क्या है? T है टाइम, तो ये इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t1 इज इक्वल टू एस क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो m1 l0 t-2 की पावर अल्फा, एरिया l2 की पावर बीटा, ये हो जाएगा m1 l-3 की पावर गामा, और r क्या है, वन सेकेंड, रेडियस, तो r की पावर क्या हो जाएगी, l की पावर के l1 की पावर क्या हो जाएगी, बीटा। अब यहां से आप देखो तो m0 l0 t1, या बात करें तो बैलेंस आउट करें एक बार के लिए, m1 l0 t-2 की पावर अल्फा, l2 की पावर बीटा, m1 l-3 की पावर गामा और l की पावर बीटा। अब देखना मैं m की पावर बैलेंस आउट करता हूं, तो यहाँ m, यहाँ एक तो अल्फा है और m की एक गामा है, यानी अल्फा प्लस गामा क्या होने चाहिए, जीरो, यानी अल्फा और गामा इक्वल तो है, नेगेटिव है। अब आपको इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा भाई, अल्फा और गामा इक्वल और अपोजिट देखो, ठीक है, अल्फा और गामा, अल्फा और गामा, अल्फा और गामा इक्वल तो है बट अपोजिट नहीं है, काट दो, ठीक है, यहां पर अल्फा और गामा इक्वल तो है बट अपोजिट नहीं है, काट दो, यहां से देखो अल्फा और गामा ये जो है इक्वल ही नहीं है, तो काट दो, अल्फा और गामा देखो इक्वल है, अपोजिट है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायमेंशन एनालिसिस का सबसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन देख के बच्चे डर गए, पता नहीं क्या ही दे रखा है यार, ऐसे करके, ठीक है, हाँ, स्मार्टली सोल्व भी करना होता है ये वाला क्वेश्चन। यहां देखना, यहां पर आपके पास एम जी साइन थीटा होगा, क्योंकि यहां एम जी होगा, ठीक है, इधर एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर जाएगा, एम जी साइन थीटा के, और यहाँ आर की जगह एल ले लूंगा, एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल जी साइन थीटा। चलिए अब यहां पर और इस पॉइंट पर एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहां पर तो 1/2 m वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी, देखो यहां से यहां तक तो एल है, ये हाइट और कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी सर एल, इधर थीटा है, इधर भी थीटा होगा, तो एल साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी एल प्लस एल साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p टू इट्स इनिशियल, यानी v बाई v नॉट पूछा है आपको, तो यहां से v नॉट फाइंड आउट करते हैं, तो m तो सबसे निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा, 2 इधर भेजेंगे तो v नॉट का जो स्क्वायर होगा, इधर देखो 2 इधर भेजे, इससे कट जाएगा, तो एल स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2g एल प्लस एल साइन थीटा। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे v और v नॉट की वैल्यू निकाल के, तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं, पूरा कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि यार ऊपर साइन थीटा रहेगा और नीचे 2 प्लस, देखो ये 2 और प्लस साइन थीटा बचेगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब ये कैलकुलेशन आपको करते करते ही वहां पर स्किप करके ऑप्शन पर शिफ्ट करना होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, ये तो डायमेंशन एनालिसिस का यार, ये तो 13% सीधा ही हो गया, टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन रोटेट्स अराउंड सेंटर once in 27 days, what will be the period of revolution, sun will expand to twice its present radius without any external influence, assume the sun
इज ए स्क्वायर यूनिफॉर्म। तो यार इस सिचुएशन में I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लग जाएगा। ठीक है, अब I1 2 पाई बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 2 पाई डिवाइड बाई T2। तो ये गया, आपको T2 पूछा है, T2 क्या हो जाएगा, I2 डिवाइड बाई I1 इंटू T1। अब I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा सर 2/5, M तो सेम रहेगा लेकिन रेडियस कितनी होगी 2r का होल स्क्वायर। तो I2 हो जाएगा आपके पास 4 और 2/5 mr स्क्वायर। और ये क्या है I1, तो 4 टाइम I1, तो I2 बाई I1 क्या हो जाएगा 4, तो T2 क्या हो जाएगा 4 गुना T1। तो 4 इंटू T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 27। तो 7 चौक 28, तो 108 108। इसको सोल्व करेंगे तो 108 आपका आंसर आ जाएगा, देखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम रेडियस दैट ऑफ द मर्करी। द Martian years is 687 Earth days. Then which of the following length of the year for Mercury? अरे यार इसके लिए तो अपन केपलर्स लॉ यूज कर लेते हैं। T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन अबाउट 4 टाइम रेडियस ऑफ मर्करी। यदि मैं बात करूं T1 और R1, ये किसके लिए लूं, मर्क्यूरी के लिए। ठीक है, T1 और R1 किसके लिए लूं, मर्क्यूरी के लिए। तो आप देखोगे T2 और R2 जो है वो किसके लिए लेना पड़ेगा, मार्शियन के लिए। ठीक है, अब आपको दिया क्या क्या पूछा गया है, मार्टिन ईयर्स दे रखा है आपको, है ना, अर्थ रेज, यानी T2 आपको दे रखा है कितना 687। ठीक है, R2 आपको दे रखा है 4 टाइम्स R1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मरकरी के लिए बताओ, तो यहां पर रखो T1 और यहां रखो 687 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई 4R1 का क्यूब। R1 से R1 गया, T1 बाई T आपके 687 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 16 64, तो 1/64। तो T1 बाई 687 ये क्या हो जाएगा, आठी आठी 1/8, यानी T1 क्या हो जाएगा 687 डिवाइड बाई 8। तो इसमें 8 का डिवाइड करें अपन तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 का डिवाइड करें तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 33। कैसे, आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, सॉरी 88, 33 नहीं 88। कुल मिला के आपको जो क्वेश्चन करना था उसमें थोड़ी एक्यूरेसी रखनी थी कि कौन क्या किसका रिलेशन आपको यहां पर गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, अरे यार हद है, मतलब इस क्वेश्चन को भी करवाऊंगा क्या मैं। ये क्वेश्चन भी आप मान के चलिएगा कि बहुत सारे बच्चे जो है गलत करके आए, बहुत सारे बच्चे, कोई अटेंड ही नहीं किया, इतने डरावने डरावने क्वेश्चन देख के डर गए कि उनको पता ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन भी आया क्या। बाहर आने के बाद में, बाहर आने के बाद पता चला अरे यार ऐसा क्वेश्चन था, इसको तो कर सकते थे। ठीक है, ये वाला भी बताने की जरूरत नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अरे यार H फोटोन क्या हो जाएगा, H फोटोन हो जाएगा सर HC बाई E, और लेमडा जो है, सॉरी H फोटोन नहीं लेमडा फोटोन, लेमडा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर H बाई √2m E। आप पुट करेंगे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं, इनका तो रेशियो लेना था सिर्फ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, इधर देखो भाई। ये कह रहा है कि एक कोई स्पेरिकल बॉल है, उसकी रेडियस 2r है, उसमें से ये इतना सा निकाल दिया गया, तो फिर उसका जो आई है वो, और इसका जो आई है जो इस एक्सिस के अबाउट, जिसे आई टेंजेंट कहूंगा, जो 7/5, और इसका मास हो जाएगा स्मॉल m, रेडियस है r², इसके बराबर हो जाएगा। आपको इस आई और इस आई टेंजेंट का रेशियो पूछा है, तो पहले आई निकालते हैं। आई क्या हो जाएगा सर, आई नॉट माइनस आई टेंजेंट। आई नॉट क्या है, इसका इसके अबाउट, तो आई नॉट क्या हो जाएगा 2/5
इसका पूरा मास कैपिटल M हो गया और रेडियस कितनी 2r का होल स्क्वायर। तो ये आई नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 8/5 m r स्क्वायर। ठीक है, अब स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। स्मॉल m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? स्मॉल m विल बी डेंसिटी टाइम वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो जाएगा स्मॉल, ये कैपिटल M डिवाइड बाई 4/3 पाई और ये हो जाएगा 2r का क्यूब इंटू 4/3 r क्यूब। 4/3 पाई ये तो कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब, तो m क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर m/8। कितना आ जाएगा m/8। तो यह आई टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो आई टेंजेंट की वैल्यू होगी 7/5 इंटू m/8 r स्क्वायर। तो आपके आई टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो 8×5 = 7/40 mr स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना 7/40 mr स्क्वायर। अब आपको यहां वैल्यू पुट करनी है ये फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आई क्या हो जाएगा आपका, आई नोट कितना है 8/5 mr स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आई टेंजेंट 7/40 mr स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू, देखो एलसीएम लेता हूं मैं, 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 5 इंटू 40 रहने देते हैं और एम आर स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 285 या 295, 285 डिवाइड बाई आई क्या आ जाएगा 285 डिवाइड बाई 5 इंटू 40 एम आर स्क्वायर। अब इसका और इसका रेशियो ले लो तो 40 से तो 40 चला गया, 25 और 5 7 35, तो ये 57 हो गया, ये 57 यानी आई क्या हो गया 57/40 एम आर स्क्वायर। अब आप भाग लगाएंगे इसका जो आपको पूछा गया है ना, तो 7/57 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन था बट यू कह सकते हो कि यहाँ कैलकुलेशन जरूर थी, आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये वंस अगेन इजी क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन उसका मास ये दे रखा है, स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 100 मीटर पर सेकेंड। तो v क्या हो जाएगा 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। चलो ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड b दे रखा है आपको 9 × 10⁻⁻4, है ना, टेस्ला परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा आपको पता है BV, तो B कितना 9 × 10⁻⁻4 इंटू V की वैल्यू 3 × 10⁶, तो E यहाँ पर क्या आ जाएगा 927 × 10⁻2 न्यूटन पर कुलाम या वोल्ट इंटू मीटर, जो भी कह दो, वोल्ट पर मीटर। तो 27 × 10⁻4 2, देखो यहाँ पैरेलल हो नहीं सकता, यहाँ पैरेलल हो नहीं सकता, ये काट दो, ये 10⁻4 हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। E = BV से क्वेश्चन हो रहा है और आपके कोर कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में होने चाहिए उससे आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसको देखो, क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो आइए -x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन इनकी प्रोपेगेशन हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई। अब आप सोचो इधर ये जा रही है, इधर और इधर, यू मान लो परपेंडिकुलर की सोच के चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन यानी इधर जेड है ना, तो डेफिनेटली एक्स डायरेक्शन में तो ये हो गया, तो ये भी वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वाई कहाँ है, ये जेड में नहीं हो सकता, एक्स में नहीं हो सकता, ये दोनों ही सिचुएशन है। अब वाई दोनों ही है, ठीक है, और नेचर जो है वो चेंज करेगा नहीं, या नेचर चेंज कर गया, देखो साइन हो गया, नेचर चेंज करेगा नहीं, दोनों कोसाइन है तो दोनों कोसाइन रहेगा, दोनों साइन है तो दोनों साइन रहेगा। तो नेचर की बात करें तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। या एक काम और कर सकते हैं आप, यदि आपको बी ज्ञात करना है तो ई बाई क्या कर लेंगे सी, क्योंकि सी स्पीड से क्या करेगी,
EMW ट्रेवल करेगी तो B क्या हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है 60 और 3 इंटू 10 टू पावर -8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -7, 2 इंटू 10 टू पावर -7। ये आपका आंसर भी यहाँ से मैच करता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये कह रहा है कि बॉडी वेट 40 न्यूटन। अरे यार सिंपल सी बात है, वेट क्या होता है mg, ऊपर क्या हो जाएगा वेट डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी कह दो f क्या हो जाएगा mg, तो f डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर f डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। h आपको दे रखी है r बाई थर्ड, तो आप इसको सोल्व कर लो, w डैश कह दो चाहे f डैश कह दो, क्या हो जाएगा ये कितना दे रखा है 48, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 यानी 9 बाई 16 इंटू 48, 16 दूना 32, 16 थी 48 और 9 थी 27, 27 न्यूटन उसको वेट क्या होगा वहां पर रियलाइज होगा। इजी क्वेश्चन है ये। फिर देखो अनपोलराइज्ड लाइट है ना, ब्रूस्टर एंगल IB क्या हो जाएगा 10 इनवर्स म्यू, और म्यू आपको ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, IB क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1.73। ठीक है, अब इसका जो आपको कंक्लूजन निकालना है वो कंक्लूजन क्या है भाई, इसकी जो वैल्यू है वो लगभग क्या होती है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपको पता चल गया, तो 30 और 30 को तो हटा दो, 30 जहां भी दे रखा है वहां हटा दो। अब रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, बिल्कुल सही है इसका मतलब। और आप सोच के देखो ये तो करने की जरूरत नहीं, सब जगह 60 तो एक ही जगह दे रखा है, नहीं 60 यहाँ भी दे रखा है 60 एंड 30, यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट को कंप्लीटली पोलराइज्ड बताया गया, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड परफेक्टली पोलराइज्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लोज टू 60 एंड 30 डिग्री, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। रीजन आपको पता चल गया कि क्यों करेक्ट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, यह वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला काम में आएगा। 1 मिनट के लिए मैं इन दोनों का यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 3/4, इन दोनों का करूं तो ये हो जाएगा 4/3। कैसे करना है आप कर सकते हैं, ये वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है 50, अब यहां पर मैं जो है वोल्टेज डिवीजन देखो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, तो V1 क्या आ जाएगा 50 इंटू ये रेजिस्टेंस 3/4 डिवाइड बाई 3/4 प्लस 4/3। देखो मैंने सोल्व कर रखा है, आप भी सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, V1 आ जाएगा 18, 18 यहाँ आ गया 50 ही है तो यहाँ कितना रहेगा 32। अब देखो ये 18 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो यहाँ पर इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा सेम, पैरेलल में तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम, यानी यू कह दो ये आपका C पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये 1 ओम है, और यहाँ जो वोल्टेज है वो 18 दे रखा है, तो डेफिनेटली I क्या हो जाएगा V/R, तो 18 बटा क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ 18 एम्पियर करंट हो गई, यानी 18 एम्पियर करंट इधर जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर यदि बात करें C और इसको B को, C और B के बीच में आप देखें तो C और B के बीच में आप देखेंगे तो 2 और 32, तो यहाँ पर I जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर 32 डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ कितना हो गया 16 एम्पियर। अब देखो इधर से 18 एम्पियर आई, इधर 16 एम्पियर चली गई, तो फिर बची हुई 2 किधर जानी चाहिए, इधर 2 एम्पियर इधर जानी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अब ये इतना जो है स्पीडली क्वेश्चन करना तभी संभव होता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अगेन ये क्वेश्चन आ गया आपको, ये क्या कह रहा है C डैश जो है 2 टाइम्स C बन जाता है, यानी C डैश को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D। अब C डैश का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब ये आपके पास T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, थिकनेस 1 दे रखी है 3D/8, और T2 कितनी दे रखी है D/2। आप इसको रखेंगे सॉल्व करेंगे, एक काम और करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या है K1 जो है वो है 1.25 K2, तो आप K1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आप ऐसा करना उस इक्वेशन में इसमें K2 की जगह लिख देना
K1/1.25। बस इस रिजल्ट को आपको कुछ नहीं करना था, सोल्व करना था। कैसे? सी डेज की जगह क्या लिख देंगे, 2 इंटू ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी माइनस ये हो जाएगा 3d/8 प्लस d/2, और यह हो जाएगा प्लस 3d/8, और K1 ही रहने देते हैं, प्लस ये हो जाएगा d/2, और इसको 1.25 डिवाइड बाई 1.25, सॉरी K1 टाइम्स 1.25। इसको अब आप सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली 2.66। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपको जो है वर्नियर कैलिपर दे रखा है, वर्नियर स्केल दे रखा है, तो इसकी जो रीडिंग होती है वो रीडिंग क्या हो जाएगी बताओ? रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस n इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये हो जाएगा। अब देखो मेन स्केल रीडिंग आपको क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, प्लस n कितना दे रखा है, n दे रखा है 8, लिस्ट काउंट 0.1 डिवाइड बाई 10 और माइनस जीरो एरर 0.1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.98। इतना इजी क्वेश्चन था ये, चलिए, है ना। बट एग्जाम प्रेशर अलग ही चीज होती है बेटा, मैं जानता हूं इस चीज को। अब ये वायर के लिए, ठीक है, M बराबर क्या होता है आई ए, दोनों में सेम करंट है, तो M इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो M इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर स्क्वायर, यानी M1/M2 ये क्या हो जाएगा आपके पास R1/R2 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 कितना दे रखा है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, यानी 1:4 आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये सबसे डरावना क्वेश्चन भी था आपका। इसका मैं सीधा हिंट एंड सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। हिंट एंड सॉल्यूशन ये है इस क्वेश्चन का कि भाई डेल्टा पी जो होता है वो s टाइम d2y/dx² होता है, और डेल्टा पी जो है वो भाई रो जी एच आपने पढ़ रखा है, क्योंकि P माइनस पी नॉट ही तो होता है रो जी एच। अब ये डेल्टा पी की जगह H का काम कौन कर रहा है भाई, H का काम जब Y कर रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंस की बात करेंगे जब, तब तो आपका चेंज इन प्रेशर में अपन Y पुट कर देंगे, Y पुट करेंगे तो ये जाएगा रो जी वाई इज इक्वल टू एस इंटू d2y/dx²। तो आपके पास d2y/dx² क्या बच गया, रो जी बाई एस इंटू वाई बच गया कंप्लीट। सो इसी के साथ मैंने आपको पूरा नीट 2025 का पेपर सोल्व करवाया है, और मैंने आपके सामने ये क्लियर किया है कि भाई पेपर जो है बहुत ज्यादा टफ तब बन जाता है जब हमें बहुत बेसिक बातें जो पता है उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते। एग्जाम प्रेशर हमें हैंडल करना होता है, और जब एग्जाम प्रेशर हम हैंडल करने में विफल होते हैं तो फिर हम एग्जाम को कहीं ना कहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम की तरफ ले जाते हैं। हो सकता है कि मैंने इस सॉल्यूशन में कहीं कोई मानवीय भूल की हो, जल्दबाजी में कोई गलती की हो, तो उसके लिए आप मुझे जरूर माइंड करवाएं, उसके लिए आप पॉइंट आउट करें। जल्दबाजी में मैं कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ और बोल गया, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और सब जगह आप इस सॉल्यूशन को स्प्रेड करें ताकि वो बच्चा डिप्रेस्ड फील ना करे। मैं चाहता हूं कि बच्चे को कम से कम ये विश्वास होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आते थे, मैं कर नहीं पाया, मुझे उस पर काम करना है, मुझे फिजिक्स जो है उसको अलग लेवल से करना है, अलग तरीके से करना है, मुझे फिजिक्स की कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है। फिजिक्स में मेरा जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है उसमें सिर्फ फॉर्मूला रटने वाली चीज को मुझे उससे बचना है। डेफिनेटली फॉर्मूला पता होना चाहिए और रटा हुआ तो टू गुड है, बट आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट और कहाँ अप्लाई करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन हिम्मत देगा आगे नीट एग्जाम में कंटिन्यू करने के लिए, या जीवन के और भी किसी एग्जाम को कंटिन्यू करने के लिए। आप यदि ब्यावर और ब्यावर के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं साइंस एकेडमी ब्यावर, जो आपको नीट और जेईई दोनों की भरपूर तैयारी करवाएगा, बेस्ट तैयारी करवाएगा।
मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक।